डेट आज 14 जुलाई 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है QHPV। ये है क्या, सिर्फ इतना जानना है, प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये एक वैक्सीन है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्लान कर रहा है इस वैक्सीन को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। ये इंडिजीनसली डेवलप्ड वैक्सीन है। इंडिजीनसली का मतलब है अपने देश में ही बनाई गई है और सीरम इंस्टीट्यूट इसको मैन्युफैक्चर करेगा। सीरम इंस्टीट्यूट के बारे में आप जानते होंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हमारे इंडिया का लार्जेस्ट ये मैन्युफैक्चरिंग वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और ये देखो पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट कंपनी है जो सबसे ज़्यादा वैक्सीन मैन्युफैक्चर करती है, और हमारे इंडिया में है, पुणे में, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये प्लान कर रही है QHPV वैक्सीन को बनाने के लिए। तो ये किसके काम आती है वैक्सीन? ये सर्वाइकल कैंसर हो जाता है जो वुमन में, महिलाओं में, उसको प्रिवेंट करती है ये वैक्सीन। और सर्वाइकल कैंसर क्या होता है? सर्वाइकल कैंसर देखो, ये है गर्भ, वुमन के अंदर गर्भ होता है, यूटेरस बोलते हैं इंग्लिश में, यूटेरस। ये गर्भ दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे देखो ये सर्वाइकल कैनाल है इसका नाम, और यहाँ पे ये जो जुड़ा हुआ होता है ये सर्विक्स बोलते हैं इसको, और यहाँ पे वजाइना। ये जो सर्विक्स है, सर्विक्स के पास इन्फेक्शन, जो कैंसर सेल होती है ना, कैंसर सेल यहाँ पे डेवलप हो जाती है सर्विक्स के अराउंड। ये देखो नॉर्मल सर्विक्स है ये वाला। जब यहाँ पे कैंसर सेल डेवलप हो जाएंगी तो ये यहाँ पे देख सकते हो आप, फर्स्ट स्टेज में, अर्ली स्टेज जो होती है, यहाँ पे देखो इन्फेक्शन हो गया, कैंसर सेल डेवलप हो गई। सेकेंड स्टेज में, लेटर स्टेज बोल सकते हैं जिसको, इन्फेक्शन और ज़्यादा हो जाता है इस एरिया में, और फिर सर्विक्स में इन्फेक्शन, पूरा यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है और इस तरह के स्टेज हो जाती है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, इसने परमिशन दी है, ऑथराइजेशन दे दी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कि वो इंडिजिनसली डेवलप करेगा इंडिया की फर्स्ट QHPV वैक्सीन। QHPV का मतलब है क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन। ये किसके लिए है वैक्सीन, ये याद रखना है, सर्वाइकल कैंसर के लिए। किसको परमिशन दी है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को। किसने दी है? ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया को। हमारे इंडिया में किसी दवाई की या वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए परमिशन जो देता है वो ये ऑफिस है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ये एक ऑफिसर हैं और किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन के हेड कौन होते हैं? ये ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। और ये ऑर्गेनाइजेशन किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये आपको याद रखना है इसमें कुछ। ये सेम इंस्टीट्यूट वही है, ये ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसने कोविड-19 वैक्सीन के डेवलप करने के लिए कुछ एक्सपर्ट ने रिकमेंडेशन दी थी। इसी ने इस एंटी कैंसर वैक्सीन को डेवलप करने के लिए अप्रूवल दिया है। जो महिलाओं में जितने भी कैंसर होते हैं वुमेन्स में, उसमें सेकंड लार्जेस्ट ये सर्वाइकल कैंसर होता है। सेकंड मोस्ट फ्रिक्वेंट कैंसर है महिलाओं में होने वाला। 15 से लेके 44 ईयर के बीच में जो महिलाएं हैं, वुमन है, उनमें ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं ये सर्वाइकल कैंसर के। नेक्स्ट टॉपिक है ICSC इनिशिएटिव। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और GS पेपर 2 के लिए। देखो, चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे, तो उसमें आप ये लिख सकते हो। ICSC इनिशिएटिव किसका है? ये इनिशिएटिव ये इंटरपोल का है। इंटरपोल एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप सबको पता है, हमने अलग से एक लेक्चर में पढ़ा हुआ है इसको, आपको मिल जाएगा। अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक या पॉलिटी की प्लेलिस्ट जो बनी हुई है उसमें इसका लेक्चर मिल जाएगा। इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल नाम है, इंटरपोल। ये 1923 में बनी थी। इंटरपोल की बात कर रहे हैं हम। फ्रांस की एक सिटी है लियोन, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है इंटरपोल का। और हमारे इंडिया की तरफ से कौन पार्टिसिपेट करता है इंटरपोल में? जो एजेंसी हमारे इंडिया की वो है CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अभी देखो इंडिया की जो CBI है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसने जो ये इंटरपोल का इनिशिएटिव चल रहा है ना ICSC, इसको ज्वाइन किया है, इसलिए ये न्यूज में आया। इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इनिशिएटिव है इंटरपोल का, इस इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरपोल, पूरे वर्ल्ड वाइड जैसे क्राइम है इनको रोकने के लिए ये कंट्रीज़ की सहायता करती है।
इन्वेस्टिगेशन में, प्रिवेंट करने में सहायता करती है। तो ये इंटरपोल का इनिशिएटिव जो चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है उसको रोकने के लिए इनिशिएटिव चलाया गया, इसको सीबीआई ने ज्वाइन किया है। इसकी वजह से जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज होता है ऑनलाइन, या कोई अब्यूजर है, विक्टिम है, क्राइम सीन है, इनको ऑडियो विजुअल क्लिप के जरिए डिटेक्ट किया जा सकेगा। यानी कि बच्चों के खिलाफ जो ये चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है इसको रोकने के लिए ये कदम उठाया है। जो आईसीएससी है, आईसीएससी चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, ये डेटाबेस तैयार करेगा इस इनिशिएटिव के थ्रू। जो ये इनिशिएटिव है इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, ये डेटाबेस तैयार करेगा वीडियो और इमेज के जरिए। अगर ऑनलाइन किसी बच्चे के अगेंस्ट में मान लो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, चाइल्ड सेक्स एक्सप्लॉयटेशन मटेरियल है कोई, उसको आइडेंटिफाई करेगा, विक्टिम को देखेगा, विक्टिम मतलब बच्चा जिसका शोषण किया जा रहा है, अब्यूजर जो कर रहा है, प्लेस जहाँ पे किया जा रहा है, इस तरह की जानकारी जुटाएंगे इस इनिशिएटिव के जरिए। क्योंकि एक स्टेटिक्स है, मतलब एक डेटा है, स्टडी है, उसमें ये बताया गया कि इंडिया में देखो हर 155 मिनट में, हर 155 मिनट में एक बच्चे का रेप हो जाता है इंडिया में, जो 16 साल से कम उम्र का है। और जो पेरेंट्स हैं ऐसे बच्चों के जिनका रेप हुआ है, वो क्या है, एफआईआर भी दर्ज नहीं कराते, इन्फॉर्मेशन भी नहीं देते कि उनके बच्चे का सेक्सुअली अब्यूज्ड हुआ है, उनके बच्चे का शोषण हुआ है। क्यों? इस डर से, सोसाइटी के डर से। सोसाइटी में उनका क्या है, उन्हें सेम का फियर रहता है कि उनके सोसाइटी में जो इज्जत बनी हुई है, जो रेस्पेक्ट है, वो चला जाएगा। इस वजह से वो किसी को बताते भी नहीं हैं और एफआईआर भी दर्ज नहीं करते हैं। इससे पहले देखो सीबीआई ने भी एक ऐसा ऑनलाइन सिस्टम बनाया था, ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन प्रिवेंशन इन्वेस्टिगेशन यूनिट। ये चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन मटेरियल डेटा तैयार करने के लिए बनाया गया था, ताकि ऐसे जो इंसिडेंट होते हैं, ऐसी जो घटनाएं आती हैं सामने, उनको रोका जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है सॉवरेन वेल्थ फंड। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए। सॉवरेन वेल्थ फंड है क्या, बस इतना जानना है आपको। अभी रिसेंटली न्यूज में इसलिए आया क्योंकि जो हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस हो रहा है, इसका फ़ायदा हो रहा है कंट्रीज़ को कि वो अपना सॉवरेन वेल्थ फंड इन्वेस्ट कर सकती हैं। क्रूड ऑयल का मतलब है कच्चा तेल, जो पेट्रोलियम लेके आते हैं, जिससे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मिट्टी का तेल वगैरह बनता है। तो इससे जो ऑयल बेचने वाली कंपनी है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और अपना सॉवरेन वेल्थ फंड है वो इन्वेस्ट कर सकती हैं। देखो ये ऑयल रिच कंट्री हैं, टॉप 10 कंट्रीज़ में से 6 ऐसी कंट्री हैं जो सॉवरेन वेल्थ फंड अपना ऑयल की वजह से कमा रही हैं। तो ये क्या होता है सॉवरेन वेल्थ फंड, बस इतना हमें जानना है इसमें। सॉवरेन वेल्थ फंड को स्टेट ओन्ड इन्वेस्टमेंट फंड भी कहते हैं। ये ऐसा फंड है, मतलब इसमें मनी है, इसमें वो मनी है, वो पैसा है जो गवर्नमेंट ने कमाया है। किसके जरिए कमाया है? गवर्नमेंट के पास कोई रिजर्व हैं और रिजर्व सरप्लस रिजर्व है, उनको बेच के गवर्नमेंट ने कमाया है। जैसे कोई मान लो ऑयल रिच कंट्री है जिसमें क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, और वो कच्चे तेल को बेच के रुपया कमाती है, वो रुपया क्या है? सॉवरेन वेल्थ फंड हो गया। जैसे मान लो ऑयल रिच कंट्री है, नॉर्वे है, या वेस्ट एशियन कंट्री है जैसे सऊदी अरबिया हो गया, ईरान, इराक, ये कंट्री हो गई, या चाइना हो गया। ये अपना सॉवरेन वेल्थ फंड देखो कहाँ कहाँ पे यूज कर सकती हैं, अपना फंड यूज कर सकती है इन्वेस्ट करने में, निवेश कर सकते हैं किसी बिजनेस में, बिजनेस होम यानी कि अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में भी ये इन्वेस्ट कर सकती हैं, अपने कंट्री में, देश में, और अब्रॉड भी कर सकती हैं, बाहर भी इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो ये इसका यूज हो सकता है। ये डेटा याद करने की ज़रूरत है नहीं इसमें, बस आपको जानना है सॉवरेन वेल्थ फंड क्या है और कहाँ कहाँ पे यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए इन्वायरमेंट में इंपॉर्टेंट है। देखो क्रिमिनलाइजेशन का मतलब होता है किसी पे अपराध लगाना, और डीक्रिमिनलाइजेशन अपराध को हटाना, किसी ने क्राइम किया है उसको हटाना। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंदर ये 1927 का बना हुआ है, 1927 का इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। इस कानून में कुछ ऐसी गतिविधियां हैं अगर कोई करता है तो वो क्रिमिनल ऑफेंस समझे जाते हैं, अपराध समझे जाते हैं, और उनमें सज़ा भी होती है और इम्प्रिजनमेंट भी होता है, उन्हें कैद भी हो सकती है, जेल हो सकती है। लेकिन अभी देखो मिनिस्ट्री ऑफ जो इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है,
उसने ये प्लान किया है, रिव्यू कर रही है इस इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 को, कि जो अभी क्रिमिनल एक्टिविटी समझी जाती हैं, यानी कि जो ऐसी एक्टिविटी जो जंगलों में जाते हैं आदिवासी कुछ गतिविधियां करते हैं, अभी जो अपराध समझे जाते हैं, उन्हें अपराध की श्रेणी से हटाना, यानी कि जो अभी क्राइम की कैटेगरी में आ रहे हैं उसको क्राइम की कैटेगरी से हटाना, इसलिए रिव्यू कर रही है ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट इस एक्ट को। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है जो 1927 का, इसके अकॉर्डिंग फॉरेस्ट को, जंगल को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। कौन कौन से 3 प्रकार के जंगल फॉरेस्ट होते हैं हमारे इंडिया में? एक तो रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट, 3 प्रकार के फॉरेस्ट हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये रेगुलेट करता है, जैसे मान लो फॉरेस्ट पे कंट्रोल करता है, अगर कोई फॉरेस्ट में ऐसी इलीगल एक्टिविटी कर रहा है या कोई फॉरेस्ट ड्वेलर है, फॉरेस्ट ड्वेलर मतलब जंगलों में जो रहते हैं आदिवासी लोग, अगर वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करते हैं तो उनको अभी फाइन भी लग सकता है और इम्प्रीजनमेंट भी हो सकती है, कैद भी हो सकती है, अपराध की श्रेणी में आ रहे हैं। तो सजेस्ट क्या दिया चेंजेस का? मिनिस्ट्री ऑफ जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण मंत्रालय, उसने कुछ सजेस्ट दिए हैं, यानी कि सजेशन दिए, सलाह दी है। देखो फॉरेस्ट एरियाज़ में अगर कोई आदिवासी आग लेके जाता है, फायर लेके जाता है जंगलों के अंदर, या आग लगाता है, या कोई टिम्बर है लकड़ियाँ गिराता है, लकड़ियाँ काटता है, तो ये फॉरेस्ट एक्ट का वायलेशन समझा जाता है। इसके अगेंस्ट उसको देखो 6 महीने की सज़ा हो सकती है और उस पर फाइन भी लग सकता है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने ये डीक्रिमिनलाइजेशन कर दिया कि अब उसे सज़ा नहीं होगी, अब उसे सिर्फ 500 रुपये का फ़ाइन देना पड़ेगा। अगर वो फॉरेस्ट जो अथॉरिटी हैं, जो जंगल में अथॉरिटी हैं, फॉरेस्ट अथॉरिटी जो फॉरेस्ट को रेगुलेट करती हैं, तो वो अगर परमिशन दें उसे पेड़ गिराने का, मान लो कोई पेड़ सूख गया, उसे काट के वो ला सकता है लकड़ी के लिए, या कोई फल फूल इकट्ठा कर सकता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या फॉरेस्ट अथॉरिटियाँ उनकी परमिशन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर उनकी परमिशन के अकॉर्डिंग लाता है तो फिर उसे 500 रुपये का फाइन लगेगा, अब 6 महीने की सज़ा नहीं होगी। तो ये रिव्यू किया है बस इसमें। और देखो इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने कुछ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, इसके अंदर भी कुछ ऐसी इलीगल एक्टिविटी समझी जाती थी जिनके वायलेशन में इम्प्रीजनमेंट, कैद हो जाती थी और फाइन देना पड़ता था। जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक के वायलेशन पे कैद हो सकती थी। अब ये जो एक्टिविटी है डीक्रिमिनलाइज कर दी है ये, यानी कि अब अपराध नहीं समझी जाती, इसमें सिर्फ फाइन लग सकता है, कैद नहीं हो सकती। नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्ड स्ट्रीम। नॉर्ड स्ट्रीम एक पाइपलाइन है, पाइपलाइन गैस की पाइपलाइन है, ये रसिया से जर्मनी तक आ रही है। अभी रिसेंटली देखो जब यूक्रेन वार चला था, रसिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया था। जब रसिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, ये रसिया यूक्रेन पर अटैक किया, तो ये जो पाइपलाइन है यहाँ रसिया से होते हुए यहाँ पे बाल्टिक सी है, यहाँ पे जर्मनी में आती है। तो ये जो पाइपलाइन है जर्मनी ने ये रोक दी कि हम रसिया से गैस नहीं खरीदेंगे क्योंकि इसने यूक्रेन पे अटैक किया है, और सैंक्शन लगा दिए थे क्योंकि यूएसए ने भी और बहुत सारे देशों ने रसिया पे, तो ये पाइपलाइन भी रोक दी। इस पाइपलाइन के जरिए बहुत सारे देशों में गैस जाती है यहाँ से यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो रसिया को नुकसान हुआ, उसकी कोई गैस खरीद नहीं रहा। तो अभी रिसेंटली रसिया ने ये कहा कि हम और एक्सटेंड करेंगे, अभी और नहीं आपको भेजेंगे क्योंकि आपने हम पे सैंक्शन लगाए, प्रतिबंध लगाए, हम इसके बदले में अभी और आपको गैस सप्लाई नहीं करेंगे। ये पाइपलाइन वही है जो देख सकते हो, ये यहाँ से रसिया से देखो, यहाँ एक वाईबोर्ग है और युस्टलुगा नाम की जगह से आ रही है ये पाइपलाइन, ये आती है यहाँ ग्रिफ्सवाल्ड जगह है जर्मनी की। ये नोड 1 है और ये नोड 2, देखो पीली वाली नोड 1 है और नोड 2 ये अभी बनाई है, ये दूसरी वाली जो ग्रीन वाली दिख रही है युस्टलुगा नाम से। तो 2 पाइपलाइन हैं, अभी एक पाइपलाइन ऑपरेशनल है, दूसरी पाइपलाइन बनाई जा रही है। जो नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन है वो 1224 किलोमीटर की है, अंडर वाटर, पानी के अंदर से, समुद्र के अंदर से आ रही है, ये अंडर वाटर गैस पाइपलाइन है। रसिया के वाइबोर्ग जगह से नॉर्थ ईस्टर्न जर्मनी का लुब मिन नाम की जगह है, बाल्टिक सी से हुए आ रही है, और ये लुब मिन नाम की जगह ग्रिफ्सवाल्ड एरिया में पड़ता है जर्मनी के। जो नॉर्ड स्ट्रीम है देखो जर्मनी में तो आती है गैस, साथ साथ और भी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी गैस की सप्लाई होती है इसके ज़रिए। नॉर्ड 2 पाइपलाइन जब बन जाएगी, नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन, तो रसिया से गैस की जो सप्लाई है जर्मनी में डबल हो जाएगी। लेकिन इसका भी जो बन रही थी इसका सस्पेंड कर दिया था इसको भी फरवरी 2022 में, क्यों? क्योंकि रसिया ने यूक्रेन में इन्वेजन कर दिया था, अटैक कर दिया था, इसकी वजह से इसका भी काम रोक दिया था, नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन का भी। तो इसकी लोकेशन याद रखनी है, बाल्टिक सी से होके जाती है, रसिया से होते हुए, या रसिया से जर्मनी में आती है बाल्टिक सी से होते हुए। नेक्स्ट टॉपिक है जेम्स वेब टेलीस्कोप।
ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक। देखो ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अलग से साइंस एंड टेक की प्लेलिस्ट में आपको डिटेल में लेक्चर मिल जाएगा। अभी जो रिसेंटली ये न्यूज़ में आया जिसकी वजह से, उसके बारे में हम जानेंगे। ये है टेलीस्कोप, आप देख सकते हो, ये दूरबीन बोलते हैं हिंदी में, जेम्स वेब टेलीस्कोप। मिरर वगैरह लगा हुआ है इसमें, और वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मिरर जिसमें लगा हुआ है ये जेम्स वेब टेलीस्कोप है, और अभी लेटेस्ट टेलीस्कोप है, ये मॉडर्न टेलीस्कोप है। इसने देखो कुछ इमेज खींची हैं, कुछ पिक्चर खींची हैं, इसने फ़ोटो खींचे हैं, इस वजह से न्यूज़ में आया। किसके फ़ोटो खींचे हैं? यूनिवर्स की, गैलेक्सीज़ के। यूनिवर्स तो जानते हो, जितना भी आज का आपका आसपास है पूरा ब्रह्मांड है यूनिवर्स, उसके अंदर बहुत सारी करोड़ों अरबों गैलेक्सीज़ हैं। हमारी गैलेक्सीज़ है उसका नाम दुग्ध मेगला मिल्की वे है। उसमें एक सोलर सिस्टम है जिसमें सन एक स्टार है, सन के चारों ओर 8 ग्रह घूम रहे हैं, कुछ छोटे ग्रह घूम रहे हैं, कुछ छूत ग्रह घूम रहे हैं। तो ये जो गैलेक्सीज़ हैं इनके कुछ फ़ोटो खींचे जो बहुत दूरी पे हैं, बहुत ज़्यादा दूरी पे हैं, लगभग करोड़ों करोड़ों किलोमीटर दूरी पे हैं, जिसका फ़ोटो खींचा इस जेम्स वेब टेलीस्कोप ने। देखो जो हबल टेलीस्कोप है वो विजिबल पार्ट होता है ना, जो लाइट का, लाइट में बहुत सारी रेज होती हैं, किरणें होती हैं, एक विजिबल लाइट जो होती है, विजिबल पार्ट को ये एनालाइज करती है हबल टेलीस्कोप जो पहले था। अभी जो लेटेस्ट जेम्स वेब टेलीस्कोप है इसने देखो इंफ्रारेड लाइट को यूज करके ये इमेज ली हैं, और इंफ्रारेड लाइट को यूज करके ऑब्जर्व करता है ये गैलेक्सीज़ को। ऐसी गैलेक्सी जो बहुत ही ऑब्सक्योर हैं, यानी कि बहुत ही ओझिल हैं, जिनको देखना बहुत कठिन है टेलीस्कोप के जरिए। ऐसे स्टार टेलीस्कोप की पिक्चर ले सकता है। कुछ इस तरह की इसने पिक्चर ली है, रंगीन, बहुत ही कलरफुल। ये पिक्चर पहली बार ऐसी ली है, ये इस तरह की इसने पिक्चर खींची है। जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है देखो ये जॉइंट कोलैबोरेशन है नासा का, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, यूरोप की स्पेस एजेंसी यूएस से यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और नासा है नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन स्पेस, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी फुल फॉर्म है, स्पेस एजेंसी है अमेरिका की। कनाडा की है ये कैनेडियन स्पेस एजेंसी CSA। इन तीनों का मिलके ये कोलैबोरेशन है जेम्स वेब टेलीस्कोप, इन्होंने बनाया तीनों ने ये जेम्स वेब टेलीस्कोप। पहले इसका नाम हुआ करता था नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप, 2002 में इसका नाम चेंज कर दिया जेम्स वेब टेलीस्कोप, क्योंकि नासा के एक एडमिनिस्ट्रेटर थे पहले जेम्स वेब, उनके नाम पे रख दिया गया। तो इसने कुछ इस तरह की पिक्चर भी खींची है गैलेक्सीज़ की, कलरफुल। पहली बार ऐसी कलरफुल पिक्चर खींची है किसी टेलीस्कोप ने, इसलिए रिसेंटली न्यूज़ में रहा। अच्छा, जो पिक्चर खींची हैं, डिस्कवरी की हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे जीवन में क्या प्रयोग है इसका, प्रयोग आपको जानने हैं। प्रयोग से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखो पहली बात तो ये, डीपर इसने लुक दिया है 8 बिलियन ईयर्स एगो, पहले जो कुछ हुआ था, लगभग 800 करोड़ साल पहले जो कुछ हुआ था, ऐसा कुछ हुआ होगा, ऐसी पिक्चर रही होंगी, कुछ ऐसा बताता है ये जेम्स वेब ने जो पिक्चर खींची हैं। जो जेम्स वेब है ये देखो बिग बैंग के बाद जो कुछ हैपनिंग हुआ था। देखो बिग बैंग एक थ्योरी दी थी, बिग बैंग थ्योरी में ऐसा बताया था, एक एक्सप्लोजन हुआ था, पहले एक स्टार था, स्टार फूट गया, एक्सप्लोड हो गया, डिस्ट्रॉय होने के बाद, नष्ट होने के बाद ये गैलेक्सी बनी, बहुत सारी ब्रह्मांड बना, फिर प्लानट बने, सोलर सिस्टम बना, ये सब कुछ बिग बैंग थ्योरी बताती है। इसके बाद जो कुछ हुआ, ये टेलीस्कोप की इमेज के जरिए हम उनमें कुछ मॉनिटरिंग कर सकते हैं, कुछ सर्विलेंस, यानी कि एक तरह से रिसर्च कर सकते हैं, कुछ डिस्कवरी कर सकते हैं। जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है ये पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट मिरर वाला टेलीस्कोप है, जिसमें सबसे बड़ा मिरर लगा हुआ है, और ये रिफ्लेक्शन के थ्रू इमेज वगैरह खींचता है। इसके थ्रू देखो जो ये इमेज खींची गई हैं, इनके थ्रू हम जो यूनिवर्स में मिस्ट्रीज हैं उनको डेसिफर कर सकते हैं। डेसिफर का मतलब एक तरह से अर्थ निकालना, मिस्ट्री मतलब रहस्य, ब्रह्मांड के रहस्यों का अर्थ निकाल सकते हैं। जैसे बिग बैंग के बाद जो क्या हुआ था, कुछ ऐसा मिस्ट्री जो अभी तक रहस्य हैं उनके आंसर मिल सकते हैं हमें साइंटिस्ट को। डार्क एज है जो ब्रह्मांड की, उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको खोज सकते हैं। डार्क एज बोलते हैं वो पीरियड जब ग्रेविटी बनी नहीं थी, गुरुत्वाकर्षण बना नहीं था, गुरुत्वाकर्षण के कारण स्टार बने, तारे बने, ग्रह बने, गैलेक्सीज बनी, और गैलेक्सीज ने लाइट इमिट करना, लाइट निकालना शुरू किया। तो ये जब तक ये नहीं बना था, उससे पहले की जो एज है डार्क एज, उसके बारे में हम कुछ खोज सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं इस इमेज के जरिए। और हम जान सकते हैं कि सारा प्लैनेटरी सिस्टम है, जो प्लैनेटरी सिस्टम मतलब अर्थ जो बनी, जुपिटर बना, बृहस्पति ग्रह, मंगल ग्रह बने, ये कैसे बने, ये सिस्टम की फॉर्मेशन कैसे हुई,
और एक्जो प्लानिट है, जो एक्जो प्लानिट मतलब हमारा जो सोलर सिस्टम है, सन के चारों ओर ग्रह घूम रहे हैं, इस सोलर सिस्टम से बाहर जो प्लानिट है, उन प्लानिट पे क्या जीवन संभव है या नहीं है, या कोई लाइफ है नहीं है, वहाँ भी लोग रहते हैं या नहीं रहते, इनके बारे में छानबीन की जा सकती है, पता लगाया जा सकता है इन इमेज के जरिए। तो यही था आज के लेक्चर में।